Good evening, students. Today we are going to study permanent magnet moving coil galvanometer. We know that a galvanometer is a device which is used to detect the presence of current. But remember, we can use a galvanometer to measure electric current up to milliamperes. Certain milliamperes of current can be measured by using a galvanometer. And we know हमने उल्टा किया है, पहले हमने आगे का चैप्टर पढ़ लिया था, फिर हम वापस आए हैं. तो अब हमको इसलिए ये भी मालूम है कि वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस, अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल. एंड वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ सीरीज मल्टीप्लायर. मीन्स we can convert a galvanometer into a voltmeter by connecting a high resistance in series with the galvanometer coil. And ammeter कैसे बनता है? By connecting a low resistance in parallel with the galvanometer coil. तो let us see. अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, हमको पढ़ना है. एक मैग्नेट, एक गैल्वेनोमीटर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी होता है. उसमें मैग्नेट मूव होता है, कॉइल एक जगह रहता है. बट वो पुराने सिलेबस में होता था, अभी हटा दिया गया है. इसलिए हमको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ना, हमको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है. परमानेंट मैग्नेट मींस दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ हॉर्सशू शेप मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ अ हॉर्सशू शेप मैग्नेट. और ये मैग्नेट की स्पेशलिटी देखो कि हमने इनको कॉन्केव पोल पीसेस बनाए हैं. नॉर्थ पोल इज कॉन्केव. नॉर्थ पोल का जो फ्रंट फेस है वो कॉन्केव है, और साउथ पोल का भी जो फ्रंट फेस है ये कॉन्केव है. इसके पीछे भी रीजन है, हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना है. मैं आगे समझाता हूँ कि क्या चीज है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. इसका एक ड्रॉबैक है कि ये लेबोरेटरी में टंगा रहता है, इसको कहीं ले जा नहीं सकते. इट इज नॉट पोर्टेबल, ठीक है. और लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि इट इज वेरी सेंसिटिव, वेरी एक्यूरेट रीडिंग देता है. ये करंट मिली एम्पियर्स का जो करंट होता है उसकी बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग ये देता है. लेट अस सी कंस्ट्रक्शन. देखो सबसे पहले तो यहाँ से इनकमिंग वायर आया, और उस इनकमिंग वायर से द करंट विल कम. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक करंट विल कम हियर, एंड ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये दिस वायर, सस्पेंशन वायर is made up of phosphor bronze alloy. phosphor bronze suspension wire. टेक्स्ट बुक में मिस्टेक हुई है. अपनी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम में बहुत सीरियस एरर्स हुए हैं, 2-3 गलतियां आई है, वो हमको नेग्लेक्ट करना है. तो ये देखो, दिस इज अ सस्पेंशन वायर. इसी वायर से ये कॉइल सस्पेंडेड है. तो यहाँ से इधर तक जो वायर हम बना रहे हैं ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना रहे हैं. क्यों फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही मटेरियल यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो रिस्टोरिंग टॉर्क अच्छा देता है. रिस्टोरिंग टॉर्क के बारे में भी मैं आपको आगे समझाऊंगा. तो अभी सिर्फ हमको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है पहले, फिर उसका मैं वर्किंग जब समझाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर क्या काम में आता है, हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं. चलो, तो दिस इज द स्क्रू हेड. यहाँ पर ये स्क्रू है. यहाँ पर लाकर हम, आपको मालूम है कि एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सेल या बैटरी से. तो सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर आएगा वो ये स्क्रू में लपेट देंगे हम. फिर करंट आएगा ये स्क्रू में से होते हुए. फॉस्फर ब्रॉन्ज इज अ गुड कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आएगा. और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर पर हमने एक हल्का सा मिरर चिपका दिया है, लाइट वेट मिरर चिपका दिया है हमने. कुछ बुक्स ये कहती है कि ये कॉन्केव मिरर है, क्योंकि कॉन्केव मिरर एक पॉइंट लाइट बनाता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है. लेकिन कुछ बुक्स कहती है कि इट इज जस्ट अ प्लेन मिरर. एक प्लेन मिरर हमने यहाँ पर टिकली चिपका दी. मिरर है और उसको हमने यहाँ चिपका दिए. इट्स अ क्लीन मिरर. फॉस्फर ब्रॉन्ज पर चिपका दिए, बहुत हल्का है मिरर, उसका कोई ज्यादा मास वेट नहीं है. फिर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर यहाँ तक आया, यहाँ से फॉस्फर ब्रॉन्ज खत्म हो गया और यहाँ से कॉपर वायर चालू हो गया. ये कॉपर वायर को हमने टर्न किया. इसके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है. यहाँ आपको देखने में 2, 2.5, 3 टर्न्स दिख रहे होंगे, बट रिमेंबर
रियल लाइफ में हम 2000, 3000, 1000, 500, 400 नंबर ऑफ टर्न्स हम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा नहीं ले सकती, उसकी भी एक लिमिट है, वरना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे लिमिट से ज्यादा तो ये भारी हो जाएगा और करंट आएगा तो फिर ये घूमने में इसको प्रॉब्लम होगी। फिर ये कंस्ट्रक्शन से ये कॉइल लपेट लपेट कर हमने इसको नीचे लाए और यहाँ पर देखो लूजली वाउंड हेलिक्स, ये स्प्रिंग जैसा वायर को लपेट कर रखे हमने। ऐसा क्यों किए तो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने रखे सॉफ्ट आयरन कोर, SCNA, सॉफ्ट आयरन कोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सॉफ्ट आयरन? तो सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है प्योर आयरन, शुद्ध लोहा। और आपको मालूम है कि आयरन जो है, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसका परमिएबिलिटी एयर की परमिएबिलिटी से नियरली 1000 टाइम्स ज्यादा है। यानी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है और आयरन के लोहे के सिलेंडर के दूर से जा रही है तो लोहे का सिलेंडर बोलता है, आयरन का मटेरियल बोलता है वो लाइन इधर उधर से मत जाइए, मुझ में से होकर जाइए। मैंने आपको ये कई बार समझा चुका हूं। देखो जैसे कि एग्जांपल, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है और ये छोटा सा हमने आयरन का मटेरियल रख दिया Fe इज फेरम आयरन। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जा सकती है, लेकिन ये लोहा बोलेगा सीधे मत जाइए दीदी, इधर से जाइए, अपने अंदर से लाइन को भेज रहा है। इधर से लाइन जा रही है तो बोलेगा चाचा सीधे मत जाइए, इसमें से होकर जाइए। देखो लाइन तो इधर ही जा रही है लेकिन इसके अंदर से होती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि आयरन को अच्छा लगता है जब उसमें से लाइन होकर के जाती है। जो लाइन सीधी भी जाने वाली होती है आयरन उनको बोलता है मुझ में से होके जाइए। हालांकि लाइन सीधी साइड से जा सकती है लेकिन आयरन अपने अंदर से लाइंस को भेजना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है। परमिएबिलिटी ऑफ आयरन, और वो भी सॉफ्ट आयरन है, प्योर आयरन, तो उसकी परमिएबिलिटी इज नियरली 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, जिसको हम म्यू नॉट बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो वैक्यूम की परमिएबिलिटी या एयर की परमिएबिलिटी से वो नियरली 1000 टाइम्स ज्यादा परमिएबिलिटी है। तो हमने ये आयरन कोर सिलेंडर, नवनीत डाइजेस्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा 1 या 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन कोर inside the coil, rectangular coil। और ये कॉइल जो है रिमेंबर यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन कंडक्टिंग फ्रेम रहेंगी, बेकेलाइट से बनी, BAKELIGHT। बेकेलाइट एक, सॉरी नहीं LIGHT नहीं है, बेकेलाइट का स्पेलिंग ऐसा है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, या तो उस मटेरियल से बनी होती है ये, या प्लास्टिक से भी बनी हो सकती है। रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है, उस फ्रेम पर ये कॉइल लपेटा हुआ होता है। जिस तरह हमारे इधर चक्री होती है और चक्री में मंजा लपेटते हैं धागा पतंग उड़ाने का, तो पतंग उड़ाने की फ्रेम बनी रहती है, चक्री रहती है, और चक्री में वायर धागा लपेटते हैं हम। उसी तरह यहाँ पर, या तो फिर जो लोग सिलाई मशीन का काम जानते होंगे उनको मालूम है बॉबिन होती है, बॉबिन चक्री जैसी, उसके अंदर धागा लपेटते, तो वैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर फ्रेम रहेंगी, उस फ्रेम में ये कॉइल को लपेटा जाता है और फिर नीचे हेलिक्स बना दिया। यहाँ पर हेलिक्स है, जैसे आप डीएनए में हेलिक्स पढ़ते, डबल हेलिक्स बायो में। और ये सिलेंडर का क्या फंक्शन है, तो नॉर्थ पोल से जो लाइन साउथ पोल में जा रही है वो सब लाइंस यहाँ कन्वर्ज होती है और यहाँ से होकर बाहर जाती है। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है तो आयरन कोर में कन्वर्ज हो जाती है और फिर आयरन कोर से डाइवर्ज होकर बाहर जाती है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टॉप व्यू में देखो, अगर आप शक्तिमान या शक्ति वुमन, शक्ति बॉय या शक्ति गर्ल हो और आप ऐसे उड़ रहे हो, या स्पाइडरमैन स्पाइडर वुमन हो, तो आप नीचे देखोगे तो टॉप व्यू दिखेगा आपको, ये धागे, ये वायर के नंबर ऑफ टर्न्स दिखेंगे आपको। तो ये देखो ये ब्लैक कलर वाले नंबर ऑफ टर्न्स, ये रेड वाला टॉप ऑफ द सिलेंडर का टॉप सरफेस है, देखो टॉप सरफेस दिख रहा है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये देखो आयरन कोर सिलेंडर में आ रही है सब और उसमें से होके जा रही है। रिमेंबर, ये मत सोचना कि कोई लाइन ऐसी आके ऐसी जा रही है और ये इंटरसेक्ट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट होना अलाउड नहीं है।
रियलिटी तो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी आती है और यहाँ से ऐसी चली जाती है, ऐसी, और ये लाइन आती है तो ये ऐसी चली जाती है। तो देखने वाले को क्या लगता है कि अच्छा ये इधर से लाइन आई और इधर से आई, ये लाइन इधर से गई ऐसी, ये लाइन इधर से गई होगी और इधर से बाहर निकली होगी, ये लाइन इधर से आई होगी और शायद इधर से बाहर निकली। नहीं, लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। हमको मालूम है, माइकल फैराडे ने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नाइदर मीट नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो और आगे की कहानी सुनो। तो आयन कोर सिलेंडर का फंक्शन क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ आके सब कन्वर्ज हो रही है, फिर यहाँ से सब डाइवर्ज होकर दूर जा रही है। तो पहला फंक्शन है इसका मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से नियरली 10,000 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रॉन्गर कर देता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये जो कॉइल गोल घूमता है, जब यहाँ से करंट आएगा तो कॉइल गोल घूमेगा, तो कॉइल के गोल घूमने के पीछे एक ही रीजन होता है, करंट जो वायर में से फ्लो हो रहा है कॉइल में से, बस वो करंट के कारण ही कॉइल घूमता है, किसी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं घूमता। तो हम कोशिश क्या करते हैं, ये सिलेंडर बड़ा चौड़ा लेते हैं और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में ये जो गैप है, ये गैप हम मिनिमम रहने देते और सिलेंडर बड़ा से बड़ा लेते हैं ताकि पूरी जगह स्पेस ज्यादा से ज्यादा खचाखच भर जाए। या हालांकि ये मैंने डायग्राम जो बनाया इसमें इतनी स्पेस खाली दिख रही है आपको ग्रीन वाली साइड की, इतनी स्पेस खाली नहीं रखते, ये आयन कोर सिलेंडर और बड़ा रखते ताकि यहाँ स्पेस कम बचे, एयर को कम से कम जगह बीच में घुसने के लिए मिलना चाहिए। अब सुनो, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्थ साउथ पोल तो आप समझ गए, ये कॉन्केव कर दिया हमने। कॉन्केव करने के पीछे रीजन क्या है? तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और आगे मैं समझाता हूं उसको। चलो पहले मुझे एक्सप्लेनेशन देने दो, वर्किंग समझो इसका, वर्किंग ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। नाउ अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल क्यों बोल रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेट नहीं घूमेंगे, कॉइल घूमेगा। कॉइल क्यों घूमेगा? तो कल जो डेरिवेशन समझाया था मैंने कल दो लेक्चर सेंड किया था शायद आपको, और आज ये तीसरा, आज भी एक लेक्चर अभी ये सेंड कर रहा हूँ, कल 2 लेक्चर सेंड किया था। तो उसमें क्या है, मैंने आपको समझाया था कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट और एनी मैग्नेट, या इनडायरेक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? So whenever a current carrying conductor is placed in external magnetic field, torque acts on the coil। अगर सिंगल वायर है तो उस पर फोर्स एक्ट होता, लेकिन ये 2 वायर इधर भी है वर्टिकल, इधर भी वर्टिकल है। So a current carrying coil will experience a torque। ये देखो करंट इधर से नीचे जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, फिर इधर से नीचे जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, फिर आखिर में घूम के इधर आ रहा है और नीचे जा रहा है, इस तरह। सो करंट यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इस पर टॉर्क एक्ट होगा। यहाँ पर हम क्या रूल लगाएंगे, किसका रूल लगाएंगे? तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, तो ये थंब क्या बता रहा है? आपके तरफ आ रहा है, मतलब दिस साइड विल कम टुवर्ड्स यू, एंड यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो ये थंब अंदर जा रहा है, तो इधर का कॉइल अंदर जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं बताऊं इसको, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और करंट नीचे जा रहा है, तो ये आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ मैं सर्कल और डॉट भी लगा सकता हूँ और यहाँ पर क्रॉस भी लगा के बता सकता हूँ। तो ये कॉइल क्या होगा? रोटेट होगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा, और वो जो टॉर्क है जिसके कारण कॉइल रोटेट होता है, हम उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी जिस टॉर्क के कारण कॉइल रोटेट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है वो, ठीक है, समझ गया ना? यहाँ किसका रूल लगाया हमने? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो आप डीसी मोटर में लगाते थे 10th स्टैंडर्ड में, वही फ्लेमिंग, ठीक है, सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम अमेरिका। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम, तो हमको ये पता चलेगा कि ये हमारी तरफ आ रहा है और ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो ये रोटेट होगा, कॉइल रोटेट होगा। तो क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि उस पर टॉर्क लग रहा। ऊपर और नीचे
सेम लाइन ऑफ एक्शन रहेगी तो ऊपर और नीचे टॉर्क कैंसिल हो जाएगा, इधर साइड में वर्टिकल साइड में टॉर्क लगेगा और उससे कॉइल रोटेट होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना रहता है, तो वी ऑल रिमेंबर कितना रहता है, तो इट इज इक्वल टू बीना, मैंने याद कराया था आपको बीना, और उसके साथ में बीना के साथ में हम चाहे तो साइन थीटा भी लगा सकते हैं, और एरिया वेक्टर जो है वो हर तरफ प्लेन ऑफ द कॉइल विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का बेनिफिट क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कॉन्केव करने के पीछे रीजन क्या है, तो वो रीजन ध्यान से समझो, कभी 1 कभी 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, RADIAL, रेडियल, रेडियस वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसी क्यों यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से समझो। अभी ये कॉइल किस पोजीशन में है, ये टॉप व्यू है, आप इसके ऊपर से जा रहे हैं तो कॉइल ऐसा है, ठीक है, कॉइल ऐसा है, ऊपर से देख रहे हैं तो आपको कॉइल की वायर की नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे हैं वायर के, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, और कॉइल कैसा है हॉरिजॉन्टल, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है हॉरिजॉन्टल, यानी मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल है। अब अगर ये कॉइल, इसमें करंट फ्लो और ये कॉइल रोटेट हो जाता है सपोज, और रोटेट होके, रफ डायग्राम बना रहा हूं, अगर ये कॉइल रोटेट होके ये वैसे के वैसे, ये दिस इज द आयरन कोर सिलेंडर, और ये रोटेट होके ऐसे हो जाता है रेक्टेंगुलर फ्रेम और उसमें नंबर ऑफ टर्न वाला वायर, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पैरेलल है या नहीं, तो अभी भी पैरेलल है, कैसे, तो ये वाली लाइन को पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी भी जा रही है ना, ऐसी वाली भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारे पास। अच्छा, ये इंटरसेक्ट करके नहीं जा रही है, यहाँ से जाके टर्न ले लेती है, वहां जाके टर्न ले लेती सब, जैसे मैंने ये ऊपर नीचे के 2 बताया, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पैरेलल है वो, यानी कॉइल चाहे इस पोजीशन में घूम जाए या ऐसे घूम जाए या ऐसे घूम जाए, इतना ज्यादा भी तो घूमेगा नहीं वो, लेकिन जितने भी डिग्री से या जितने भी रेडियन से कॉइल घूमेगा, तो इन ऑल द पोजीशंस इट विल always, the plane of the coil will always be parallel to the direction of magnetic field. magnetic field के को हमेशा plane of the coil parallel रहेगा, या मैं इसको उल्टा करके ऐसा भी बोल सकता, the area vector of the coil will always be perpendicular to the magnetic field. area vector, अभी जैसे देखो कॉइल ऐसा है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, कॉइल का प्लेन ऐसा तो एरिया वेक्टर आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, एरिया वेक्टर आपको दिख रहा है ऐसा, दिस इज द एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। अगर कॉइल ऐसी पोजीशन में होगा तो एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही, कितना एंगल है 90 डिग्री से, यानी प्लेन ऑफ द कॉइल से देखा जाए, प्लेन ऑफ द कॉइल समझता है कि आपको, अगर ये कॉइल है, मेरा हाथ अगर कॉइल है, मेरा हाथ अगर कॉइल है, तो ये प्लेन है, ये सामने ABCD रेक्टेंगल ABCD, ये प्लेन, करंट आएगा तो ये ऐसा घूमेगा, अगर ऐसा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आ रही है और इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो 4 उंगलियां आ रही है मेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, या समझ लो ऐसा। अंगूठे का मैंने बताया था जब मैं 1 साल का था, दरवाजे में दब गया था, उसको मत देखो, उस मक्खी की तरह मत बनो जो सारा खूबसूरत बदन छोड़ के जख्म पे बैठती है, अच्छाई को देखो बुराई को मत देखो, प्रवचन। अब सुनो कि ये है कॉइल का प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ABCD, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है समझो, मेरा ये जो पाम है हथेली, ये कॉइल ABCD का प्लेन है, यानी आपके तरफ देख रहा है कॉइल, ऐसा आपके तरफ देख रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई 4, ये मेरी 4 उंगलियां, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और इसमें से गई और इधर चली गई, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्लेन, पैरेलल है, पैरेलल है। अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी भी है, अगर ये कॉइल घूम जाता है, ऐसा हो जाता है, इसमें से करंट आया, करंट के कारण ये ऐसा घूम गया, तो अब ये क्या है, अब इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पैरेलल है, इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पैरेलल है ये, अब अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से इधर वाली भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारे पास, उसको पैरेलल रहेगा, फिर ये वापस आ गया तो इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पैरेलल, अगर वो इधर रहता है तो इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास कैसी है, ऐसी भी जा रही है,
ऐसी वाली भी टेढ़ी, ऐसी वाली भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, चारों तरफ से है, चारों तरफ से, हर तरफ से रेडियस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, हर तरफ से। ये ऐसी है, थोड़ी ऐसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, कुछ लाइन्स ऐसी है, समझो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल से लाइन्स निकल रही है, साउथ में ऐसी आई लाइन समझो इस तरह। फिर ऐसी करे तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल रही है, ऐसी करे तो भी मिल रही है, ऐसी करे तो भी मिल रही है, ऐसी करे तो भी मिल रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर की उधर, उधर की उधर, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्यों? प्लेन ऑफ द कॉइल विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ऐसा रहेगा तो भी ठीक है, ऐसा रहेगा तो भी पैरेलल लाइन्स, यानी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये पैरेलल हमेशा रहेगा। और आपको याद होगा शायद इसके पुराना लेक्चर जो मैंने सेंड किया था, YouTube पे अपलोड किया था, उसमें मैंने समझाया था कि व्हेनेवर द प्लेन ऑफ द कॉइल is parallel to the direction of magnetic field, maximum torque acts on the coil। या इसी को ऐसा भी बोल सकते, when the area vector is perpendicular, ये एरिया वेक्टर ग्रीन वाला जो है, ये एरिया वेक्टर, आपको मालूम है एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भरपूर हमने एरिया वेक्टर से खेला है। तो ये एरिया वेक्टर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है? परपेंडिकुलर। तो जब भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है तब मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होता है कॉइल पर। तो यहाँ तो मैं बिना साइन थीटा भी लिख सकता और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखूंगा। क्यों? क्योंकि थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड थीटा। तो मैं यहाँ साइन थीटा लिखूं या नहीं लिखूं, आप बताओ। कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते। तो मैंने लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? तो मैं नहीं लिखता हूं, क्योंकि एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बीना, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। जब करंट फ्लो होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी क्या कर रही है? टॉर्क एक्ट हो रहा है और उसके कारण ये कॉइल रोटेट हो रहा है थोड़ा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ डिग्री से या कुछ रेडियन से ये रोटेट होता है कॉइल। जितने ज्यादा डिग्री रोटेट होगा हम समझ जाएंगे उतना ज्यादा करंट है। और हम करंट कैसे गिनेंगे? रुको मैं समझाता हूँ। लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट से हम मेजर करेंगे। पहले थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट कर लेते हैं। जब ये कॉइल में करंट फ्लो होगा और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इस पर टॉर्क एक्ट होगा और टॉर्क की वैल्यू रहेंगी बीना। बीना लड़की का औरत का नाम भी रहता है, याद रखना, मुन्नी, टिया, बीना वगैरह वगैरह। तो इस पर फोर्स एक्ट, टॉर्क एक्ट होगा, ये घूमेगा कुछ डिग्री से। जब ये घूमेगा तो ये जो रहेगा फॉस्फर ब्रॉन्ज वाला जो फाइबर है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वाला जो वायर है, उसमें भी ट्विस्ट आएगी, उसमें भी ट्विस्ट आएगी। इमेजिन करो अगर आप एक रबर वाली चीज या इलास्टिक चीज है अगर, और उसको ट्विस्ट कर रहे हो और छोड़ देते हो तो क्या होगा? वो वापस आने की कोशिश करेगा। और अगर नहीं छोड़ देते हो, आप उसको ट्विस्ट कर रहे हो तो क्या होगा? वो उसकी एक लिमिट रहेगी ट्विस्ट होने की, है ना। अभी करंट फ्लो होने के कारण इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट हो रहा, और जैसे जैसे ये डिफ्लेक्ट होता जा रहा, करंट है ज्यादा तो इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप ही मेरे हाथ ऐसे पकड़कर मुझे ट्विस्ट करना चाहो, आप ऐसा ऐसा ऐसे घुमा के मुझे ट्विस्ट कर दोगे, इतना और ट्विस्ट करोगे और ट्विस्ट करोगे, एक लिमिट आ जाएंगी, उससे ज्यादा मैं ट्विस्ट नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा ट्विस्ट करना चाहेंगे तो मैं भी अपनी ताकत लगाऊंगा वापिस वाली, लेकिन आपकी ताकत ज्यादा तो आप मुझे ऐसा ट्विस्ट करके अटका दोगे, यहाँ पे रुका दोगे, तो यहाँ पे रीडिंग मिल जाएंगी हमको। मैं समझाता हूँ, देखो। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू बीना एंड रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय पहली बात तो ये देखो, जब ये डिफ्लेक्ट होगा, जब इसमें करंट आएगा और ये डिफ्लेक्ट होगा, तो कहीं ऐसा ना कि डिफ्लेक्ट होने के कारण ये नीचे से वायर टूट जाए, है ना। अगर आप मुझे कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्ट करोगे तो क्या होगा? खटखट हड्डियां टूट जाएगी मेरी। तो इसको ज्यादा डिफ्लेक्ट करने से नुकसान ना हो जाए, इसलिए ये लूजली वाउंड वायर हेलिक्स लगाए हमने कि ज्यादा भी ट्विस्ट हो गया, अगर ये करंट ज्यादा आ गया गलती से, वायर जलता नहीं, मान लो अगर, वैसे तो सेंसिटिव होता, जल जाता, फिर भी अगर वायर करंट आ रहा है, ये ज्यादा ही ट्विस्ट हो गया तो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको इधर थोड़ा लूज सपोर्ट दे देते कि भाई और ज्यादा भी घूमेगा तो ये चूड़ियां खुल जाएंगी और उनको घूमने का मौका देंगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लूजली वाउंड वायर हेलिक्स? ये इसको ट्विस्ट होने में, घूमने में मदद देता है और रिस्टोरिंग टॉर्क भी लगाता है, फिर वापस भी बुलाने की कोशिश करता है। सो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय ट्विस्टेड
फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज फाइबर, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जो है, जिसमें से जो लीड कर रहा है, जो करंट को ला रहा है और इसमें से करंट जा रहा है इधर, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज नहीं है नीचे का, सिर्फ ऊपर का फॉस्फर ब्रॉन्ज है। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जो वो ट्विस्ट होगा, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं वैसा वो ट्विस्ट हो जाएगा, और ट्विस्ट होगा तो वो वापस आना चाहेगा, वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, एंड दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा डिग्री से आप उसको घुमाओगे, ट्विस्ट करोगे, उतना वो वापस आने के लिए ज्यादा ताकत लगाएगा। और एक नौबत ऐसी आ जाएगी, एक समय ऐसा आ जाएगा, अच्छा ये जब भी आपको मालूम है तो दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम टी डी से बता रहे हैं, टी डी इज इक्वल टू बी ना। व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टर्म्स लिखना पड़ेगा कि यहाँ, हालांकि यूनिवर्सल टर्म्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या इंडक्शन। I is the steady current through the coil, through the coil. N is number of turns, number of turns of coil. A is area of the coil, area of the coil, ठीक है। और थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। सी क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, जिसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, टॉर्शनल, रिस्टोरिंग टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्क से टॉर्शनल वर्ड आता, टॉर्क यानी टॉर्चर करना, निचोड़ना, एक्सटॉर्शन मनी निकालना किसी से, तो सी है। अब ये देखो, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है तो टी tau r लिख रहा मैं, tau r is directly proportional to theta, so we can write tau r is equal to c into theta, where c is the restoring torque constant और torsional constant, और कुछ बुक्स में इसको लिख के आएगा twist constant, न्यूमेरिकल्स में twist constant करके भी लिख के आता है, ठीक है। उसका यूनिट क्या होगा c का? तो इसका न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का, अपॉन रेडियन, डिग्री, जो भी करना हो। तो ये हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी आएंगी कि करंट फ्लो होने के कारण कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ज्यादा डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क भी अपनी ताकत पूरी लगा देगा और दोनों की ताकत इक्वल हो जाएंगी। तो उस, मान लो ये कॉइल जो है, ये कॉइल रेक्टेंगुलर, ये जो कॉइल है ये 30 डिग्री घूम गया, करंट के फ्लो होने से 30 डिग्री घूम गया। अब ये 30 के आगे 40 डिग्री घूमना चाह रहा है, 30 डिग्री के आगे 31 डिग्री तक जाना चाह रहा है, लेकिन ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर भी ट्विस्ट हो गया, तो वो वापस लाना चाह रहा है इसको जीरो की तरफ, तो वो वापस लाने की ताकत लगा रहा है और ये 30 डिग्री से 31 डिग्री होना चाह रहा है। अब दोनों की ताकत इक्वल हो गई और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो क्या होगा? 30 डिग्री पर ये रुक जाएगा कॉइल, 30 डिग्री पर रुक जाएगा और वहां हमको रीडिंग मिलेगी। तो हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हैज बिकम इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉ डी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? बीना इज इक्वल टू सी थीटा। तो फिर I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? I इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन बैन, BAN, सी थीटा अपॉन बैन। अब C क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट है, ट्विस्ट कांस्टेंट है। B क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, तो सब कुछ कांस्टेंट हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे उतने ज्यादा डिग्री से, उतने ज्यादा रेडियन से ये कॉइल घूमेगा, लीनियर स्केल रहेंगी, है ना। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द थीटा रहता था, तो स्केल लीनियर नहीं होती थी, है ना, यानी इक्वल डिस्टेंस पर रीडिंग नहीं होती थी। और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, इसका मतलब स्केल लीनियर रहेंगी। लीनियर स्केल का मीनिंग समझता है क्या आपको? लीनियर स्केल का मतलब है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में जितनी गैप है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में भी उतनी गैप रहेंगी, या सॉरी डिग्री बोल रहा हूं मैं, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर के बीच में जितनी गैप है स्केल पर, 2 डिग्री और 3 डिग्री, सॉरी 2 एम्पियर और 3 एम्पियर में भी उतना ही डिस्टेंस,
3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर में भी उतना ही डिस्टेंस, 4 एम्पियर एंड 5 एम्पियर में भी उतना ही डिस्टेंस, 5 एम्पियर एंड 6 एम्पियर में भी उतना ही डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसके 1 मीटर दूर, 1 मीटर दूर, ये मिरर से 1 मीटर दूर में एक स्केल लगाएंगे, स्केल, सीधी रूलर जैसी स्केल पट्टी लगा देंगे और वो पट्टी पर हम लिख देंगे बीच में 0 एम्पियर, 0 मिली एम्पियर, और उसके राइट हैंड साइड में लिख देंगे 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। लेफ्ट में लिख देंगे -1 मिली एम्पियर, -2 मिली एम्पियर, -3 मिली एम्पियर, -4 मिली एम्पियर। मैं मेरे लेफ्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका लेफ्ट आएगा तो आपके हिसाब से। तो इस तरह हम रीडिंग लिख देंगे दोनों तरफ स्केल में। और जैसे ये मान लो ये 30 डिग्री से कॉइल रोटेट हुआ, तो ये मिरर कितने डिग्री से रोटेट होगा, वो भी 30 डिग्री से रोटेट होगा। और मान लो 30 डिग्री से रोटेट होता है तो उसका जो लाइट है, इसके सामने हम एक बल्ब लगा कर रखेंगे, उसको कहते हैं लैंप, LAMP, लैंप, एंड स्केल, SCALE, स्केल। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट मतलब ये मिरर के सामने लैंप रहेगा, उजाला रहेगा, और सामने स्केल रहेगी 1 मीटर दूर में। तो जब ये 30 डिग्री से कॉइल घूमेगा तो मिरर भी 30 डिग्री से घूमेगा। मिरर पे लाइट आ रहा है तो लाइट का जो सीधी बीम ऑफ लाइट जाएंगी या रे ऑफ लाइट जाएंगी, वो सीधे मान लो 3 एम्पियर पे जा रही है। 30 डिग्री घूम रहा है तो 3 मिली एम्पियर पर, एम्पियर नहीं 3 मिली एम्पियर पर वो रीडिंग जा रही है समझो। तो पुराने दूसरा जो होता है पिवोटेड टाइप ऑफ जो गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें पॉइंटर लगाते हैं। जैसे अपने पुराने जमाने की गाड़ी होती थी, बाइक, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसमें कांटा रहता था स्पीड बताने का, स्पीडोमीटर का कांटा, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 50 की स्पीड, 100 की स्पीड, है ना, ऐसा स्पीड बताता था वो कांटा। लेकिन वो कांटा भारी रह सकता, वेट वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पे लाइट आ रहा है मिरर पर, और वो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है 3 मिली एम्पियर पर। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जा रहा है, तो हमको मालूम है लाइट का रेस्ट मास 0 है, तो लाइट का जो वो वेटलेस पॉइंटर का काम कर रहा है। जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर में पॉइंटर होता है स्पीड बताने वाला, उसका कुछ ना कुछ वजन रहता है, लेकिन ये तो लाइट की बीम जा रही है, लाइट की रे जा रही है, तो वो तो वेटलेस है। तो वेटलेस पॉइंटर का काम करती है, वो वैल्यू बताती है। 3 मिली एम्पियर पर उजाले का बिंदु जाके रुक गया तो समझ जाओ 30 डिग्री घूमने से 3 मिली एम्पियर करंट हो गया। हम ये वैल्यू रखेंगे। हमको बी मालूम है, हमने मैग्नेट लाया तो उसका बी मालूम है हमको, एरिया ऑफ द कॉइल हमको मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एवरेज एरिया निकाले हम, क्योंकि सब जो स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है सबका एरिया सेम नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा है। एवरेज एरिया हमको मालूम है, बी हमको मालूम है, नंबर ऑफ टर्न्स हमको मालूम है, ट्विस्ट कांस्टेंट हमको मालूम है। बस हमको थीटा की वैल्यू रखना है तो हमको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह इसको यूज करके हम करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? लेक्चर कितनी देर का हो गया? 32 मिनट्स का। तो चलो अब मैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बता देता हूं कि क्या क्या पूछा जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड टाइप का। So a current carrying coil suspended in a magnetic field experiences a torque which rotates the plane of the coil and tends to maximize the magnetic flux through it. मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास होना चाहिए, वो रेक्टेंगुलर कॉइल में से ऐसी कोशिश करता है। दूसरी बात, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये भी उसका एक प्रिंसिपल है। ठीक, उसके बाद व्हाट इज the significance, what is the advantage of radial magnetic field? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एडवांटेज क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, as the coil rotates, its plane is always parallel to the direction of magnetic field, and because of that, the deflecting torque is always a maximum. The deflecting torque is always maximum. It depends only on the current in the coil, but not on the position of the coil. यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उस पर हमेशा मैक्सिमम लगता है, जितना करंट पास करेंगे उतना डिफ्लेक्शन आएगा उसमें, बाकी और किसी चीज पर उसका डिफ्लेक्शन डिपेंड नहीं करता है। और इसी की वजह से दूसरा बेनिफिट हमको ये मिलता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस पर लीनियर स्केल मिलती है, यानी डिवीजन ऑफ द स्केल आर इवनली स्पेस्ड, इक्वल डिस्टेंसेस पर होते हैं। कॉन्केव पोल पीसेस का बेनिफिट क्या है? अगर कॉन्केव पोल पीसेस नहीं होते थे तो क्या होता था? आई वुड हैव बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली करंट, और आयन की परमिएबिलिटी ज्यादा है, एयर से कई गुना ज्यादा परमिएबिलिटी है। तो सिलेंड्रिकल जो गैप है बीच की वो एज नैरो एज पॉसिबल कर लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में बढ़ जाती है।
जितनी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उससे नियरली 10,000 टाइम्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए। और ये जो है कंस्ट्रक्शन है, ओनली कंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है और उसका प्रिंसिपल 1 मार्क के लिए आ सकता है। और वर्किंग अगर पूछे तो वर्किंग 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकती है। अब एक चीज़ ये है कि देखो ध्यान से, सेंसिटिविटी का टॉपिक इसमें दिया तो नहीं है अपने न्यू सिलेबस में। सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक इज नॉट गिवन, तो मैं वो समझाऊं या नहीं समझाऊं? सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज चेंज इन डिफ्लेक्शन पर यूनिट चेंज इन करंट। वो नहीं समझाता, जाने दो, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो क्यों बोझ बढ़ाना अपना। ध्यान से समझो कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा। अच्छा, अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से कॉइल भारी हो जाएगा और ज्यादा करंट आने पर भी घूमने की कोशिश करेगा तो भारी हो जाएगा, तो घूमना मुश्किल उसको होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अगर आपको कोई डाउट या डिफिकल्टी या कुछ आती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपके आंसर्स दूंगा। दिस इज़ एजाज सर्स मैथ्स अकेडमी एंड आई एम अंसार सर। मुझे एक बार सोच लेने दो कि और कोई ख़ास काम की बात तो नहीं है जो मैं आपको बताना भूल गया। 1 मिनट, मैं टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेता हूँ कि पढ़ाते समय मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं कर दिया। टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिखाई है, रिमेंबर टेक्स्ट बुक की डायग्राम में मिस्टेक्स आई है। ये देखो टेक्स्ट बुक की डायग्राम में ऊपर जो है यहाँ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर ही नहीं, अपर सस्पेंशन दे दिए उन्होंने, यहाँ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर नहीं दिए। और ये हेलिकल जो है ना, लोअर सस्पेंशन लिख दी, ये हेलिकल कॉइल होना चाहिए था। तो ये अपनी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, इसमें करेक्शंस कर लेना। वहाँ जो फॉर्मर लिखा है उन्होंने वो क्या है, आयन कोर है, वो स्टेशनरी रहता, सिर्फ फ्रेम गोल गोल घूमती है, वो कॉइल गोल घूमता है, यानी फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ कॉइल गोल घूमता है, आयन कोर सिलेंडर गोल नहीं घूमता। फ्रेम का और आयन कोर सिलेंडर का कोई टच कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आयन कोर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए वहां पर यूज किया है। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट जो है वो मैंने सी से डिनोट किया हूं, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक में रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट को के से डिनोट किया है। अब आप बताओ मैं क्या करूं, सी से करूं या के से डिनोट करूं? जनरली तो पुरानी टेक्स्ट बुक जो थी पुराने सिलेबस की, उसमें सी से डिनोट किया होता था, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट को सी से डिनोट किया होता था। तो अब क्या किया जाए फिर उसका? मैं देख रहा हूँ सेंसिटिविटी वगैरह के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। चलो अच्छी बात है। और फिर और मैं कुछ आपको बताना भूल तो नहीं गया? चलो चलो चलो, ठीक है। यस, डन। सो दिस टॉपिक इज आई थिंक आई हैव टॉट इट। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। वी विल स्टॉप हियर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, वेरी गुड नाइट। Day it is night. Very good night. This is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. Bye bye.